गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। और जैसा कि हम लोग का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया था, ठीक है, पर मुझे लगा इस चैप्टर को एक बार मुझे एनसीईआरटी की किताब से पढ़ा देना चाहिए। पढ़ा देने का मतलब है एनसीईआरटी की किताब में कैसे कैसे क्या क्या दिया है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे देनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी कि इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए जाएं। ठीक, तो मैंने जो आपको पढ़ाया है उसी को एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ आपकी इसी एनसीईआरटी से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका पीपल एज ए रिसोर्स इकोनॉमिक्स में दूसरा चैप्टर है, हम उसको पढ़ेंगे। आज इसको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ हम रिवाइज कर लेते हैं। मौसम बढ़िया है, लगातार बारिश हो रही है और लगातार हम पढ़ाई में भी लगे रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें पढ़ने में। और जैसा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम फंस रही है तो आप बिल्कुल मुझसे शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले मैंने आपको वहां पर भी बताया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना है साउथ अफ्रीका का। और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग रह रहे थे। एक थे ब्लैक, दूसरे थे कलर्ड, तीसरे थे वाइट। ब्लैक्स जो थे वो वहाँ के नेटिव लोग थे, कलर्ड बेसिकली माइग्रेट फ्रॉम इंडिया थे, और जो आपके वाइट थे वो वहाँ के रूलर्स थे, मतलब जो ब्लैक्स पर रूल कर रहे थे वो वाइट्स थे। ठीक है, वहां पर एक सिस्टम चल रहा था जिसका नाम था अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम में क्या किया जा रहा था, ब्लैक्स के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, मतलब इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। और ये बुरा बर्ताव कौन कर रहे थे, तो ये बुरा बर्ताव कर रहे थे व्हाइट्स। ठीक है, और इसी में आगे बढ़े तो मैंने आपको एक और वर्ड बताया, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि बेसिकली किस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सभी चीजें अलग अलग हो गई। अलग अलग हो जाने का मतलब है कि ब्लैक्स और व्हाइट्स के लिए, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे स्कूल्स की बात करें, चाहे आप थिएटर्स की बात करें, चाहे पब्लिक टॉयलेट्स की बात करें, ये सब अलग थे, ब्लैक्स के लिए अलग और व्हाइट्स के लिए अलग। तो यही था आपका सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन से हम आगे बढ़े तो हमने आपको बताया कि कैसे वहां का कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, मतलब कैसे टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो हम देख रहे हैं, हमने आपको बताया, ये भी बताया कि वहां पर एक लीडर थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। ब्लैक लीडर थे आपके, जो जिन्हें 28 ईयर्स के, मतलब 1964 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया था। और 28 सालों के बाद वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से बाहर आते हैं और फाइनली मिडनाइट 26 अप्रैल 1994 की अर्धरात्रि, मतलब बारात में 12 बजे हम देख रहे हैं कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो यही कॉन्स्टिट्यूशन था। फिर आगे बढ़े कि हमें डेमोक्रेसी की नीड क्यों होती है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक, ये सब नोट्स में है, जो नोट्स में है बेसिकली मैं उनको कवर नहीं कर रहा हूं। उसके बाद और आगे बढ़े तो फिर मैंने कहा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा शुरुआत करते हैं कि इतना इजी नहीं, मतलब साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जितना कठिन था उतना कठिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना नहीं था। हमने शुरुआत की 1928 से। हमने कहा 1928 से हमने शुरुआत की, और 1928 से मैंने आपको बताया कि एक नाम है जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू, और इनके साथ 7 और कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ड्राफ्ट कर लिया था, मतलब सेव कर लिया था। फिर 1931 का जब कांग्रेस आपका सेशन हो रहा था तो उसमें भी हमने देखा कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब उस सेव्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात होती है। और फिर 1935 में पहुंचे। देखिए पूरा ये सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको नोट्स बनाया, देखिए लिखा है एज फार बैक इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर लीडर्स ऑफ ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब 1928 में इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लिया, ड्राफ्ट का मतलब है सेव करके बनाकर रख लिया। इन 1931 द रिजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। और जब 1931 में एक सेशन हो रहा था, कहां पर, कराची में, वहां पर हमने बताया कि कैसा हमारा आजाद भारत दिखना चाहिए, वहां पर इसकी बात की हमने। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की। और अब यहां पर जो मुझे आपको बताना था, एक एक करके इन लीडर्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे पहला लीडर कौन है, वल्लभ भाई पटेल। अगर वल्लभ भाई पटेल करते हैं तो ये कहां से, गुजरात। और इन्हें कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी जब ये आजादी के बाद, देखिए आजादी के बाद अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना और अलग अलग मिनिस्ट्री बनी, और कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिली इसके बारे में हमें बात करनी होती है। तो याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम, मतलब कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय से बिलोंग करते थे। उसके बाद दूसरा नाम अगर जानेंगे, दूसरा नाम है अबुल कलाम आजाद। इंपॉर्टेंट नाम है, सऊदी अरबिया में इनका जन्म हुआ था और एजुकेशनिस्ट थे। और एजुकेशनिस्ट थे तो कौन से मिनिस्टर थे, तो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में यूनियन कैबिनेट में किसको बनाया गया, तो अबुल कलाम आजाद को बनाया गया।
फिर हम और आगे बढ़ते हैं, टीटी कृष्णारामाचारी। देखिए ये सभी नाम हैं और ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। फिर टीटी कृष्णाचारी, तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने आपके? टीटी कृष्णाचारी। तो इसी तरह आपको सभी हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, इसी तरह आपको सभी याद करने। राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद को तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे, चेयरपर्सन थे, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है आपके? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुर्गा भाई देशमुख भी नहीं है, बलदेव सिंह भी नहीं है, ठीक है, कन्हैया लाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए श्यामा प्रसाद अगर मुखर्जी की बात करेंगे तो फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघर्ष, एक भारतीय जनसंघर्ष एक पार्टी थी, उसके बेसिकली कहा जाता है कि उसके फाउंडर थे, मतलब ये पार्टी किसने बनाई थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाई थी। और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के में बेसिकली कार्यरत थे उतने समय जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर बात करेंगे तो हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू की एक स्पीच है, long years ago we made tryst and destiny and now the time comes when we all redeem and place not wholly in full measure but very substantially at the stroke at the midnight hour। ये रात में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर जब हम आजाद होने वाले थे तो उस रात की ये स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट बनते हैं। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द अंतरिम गवर्नमेंट के पीएम के रूप में जाने जाते हैं। और बाद में जब हमारी मेन गवर्नमेंट बनी तो उसके फर्स्ट पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद सरोजिनी नायडू की बात करते हैं हम। सरोजिनी नायडू बेसिकली आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी और राइटर और पॉलिटिकल थी। और अगर आपसे बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला गवर्नर कौन बनता है, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन बनती है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर आपकी रहती हैं सरोजिनी नायडू। तो इस तरह सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कौन किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था। अब एक शायद अगर आपको और बेहतर अपनी पढ़ाई को करना है तो मेरी समझ से आप इतना कर लीजिए कि उतने समय किसके पास होम अफेयर्स था, जैसे उतने समय होम अफेयर्स किसके पास था और इतने समय किसके पास है। इन दोनों को एक अगर आप लिस्ट बनाकर लिख लेंगे तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आपका करंट भी मजबूत हो जाएगा और आपका पास्ट भी मजबूत हो जाएगा। और करंट मजबूत, पास्ट मजबूत, तो फ्यूचर ऑटोमेटिक मजबूत। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखिए। अगर आप एक ऐसा बना लेते हैं, क्योंकि मैं जब क्लास में था तो मैंने सबसे बनवाया था, अब मैं जबरदस्ती तो नहीं बनवा सकता क्योंकि अभी तो क्लास में नहीं हूं, ठीक, पर आप अगर बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा और आपको चीजें और समझ में आएंगी। उतने टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, इतने टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, उतने टाइम एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, इतने टाइम एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए आप। ठीक है, उतने टाइम और इतने टाइम, ये दोनों टाइम की एक साथ एक लिस्ट बना लेंगे तो आपको याद करना वो भी आसान हो जाएगा और यहाँ का भी याद हो जाएगा, और आपसे कोई पूछेगा तो आप कभी घबराएंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे आपके, देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट। यहां पर कोई ऐसे गलत स्टेटमेंट्स हैं, आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन ईच केस एंड रीराइट द करेक्टली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड इन दिस चैप्टर। मतलब यहां पर जितने भी ये सेंटेंस है, जितने भी ये आपके स्टेटमेंट हैं, ये सब गलत हैं। इसमें क्या गलत है आपको ये पता लगाना है और उसको सही तरीके से लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, कह रहा है लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब कह रहा है कि जो लीडर्स थे, वो फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो ओपन माइंड थे, मतलब उनको पता था कि इंडिपेंडेंस के बाद हम इंडिपेंडेंस चाहिए, चाहे डेमोक्रेसी मिले चाहे ना मिले। तो ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहे थे। बेसिकली फ्रीडम फाइटर क्या सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट, अब किसके लिए ओपन माइंड थे, अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कह रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस शुड बी डेमोक्रेटिक। तो यहां से लिखेंगे द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस शुड बी डेमोक्रेटिक। मत तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है कि कह रहे हैं कि आजादी के बाद जो हमारा देश होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ये गलत है, ठीक, ये इनका कहना है कि डेमोक्रेटिक हो ना हो इससे मतलब नहीं, आजादी मिलनी चाहिए। पर नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि आजादी के बाद हमारा देश कैसा होना चाहिए, तो हमारा देश डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भैया, हम क्या सभी प्रोविजंस के लिए सबके समान व्यूज थे, तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक प्रिंसिपल थे कॉन्स्टिट्यूशन के
उनमें सबका सेम व्यू था। पर अगर बात करें कि आप प्रोविजंस देखें कि सभी प्रोविजंस में था, तो नहीं। जो बेसिक प्रिंसिपल, जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स का मतलब है कि हमारा प्रेम्बल कैसा होना चाहिए, उसके बाद हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, इसके बारे में। उसके बाद अ कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी ना, देखो उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी, तो कह रहा है इसका सही आंसर होगा कंट्री दैट इज डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री ना, बिल्कुल ये तो गलत हो गया ना, तभी तो अमेंडमेंट मैंने आपको बताया है। तो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट, कैन नॉट नहीं, कैन बी अमेंडमेंट बिकॉज विद द टाइम द नीड्स ऑफ सिटीजन, मतलब हमारे सिटीजन्स की नीड्स के हिसाब से हमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलने, संशोधन, अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की। तो कह रहा है विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट सैलिएंट अंडरलाइन कंफ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा, अगर बात करते हैं कंफ्लिक्ट का मतलब विवाद था कि कैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा था, कौन सा सबसे ज्यादा विवादित पॉइंट था, ये आपको बताना है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो कौन सा इसमें सबसे ज्यादा आपका विवादित है, तो पहले पढ़ लेते हैं बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नाइबर्स। नाइबर्स से तो कोई बवाल नहीं चल रहा था, मैन एंड वुमेन का कोई बवाल मैंने नहीं पढ़ा। बिटवीन व्हाइट मेजॉरिटी एंड द ब्लैक माइनॉरिटी, तो मैंने कहा मेजॉरिटी में थे भैया ब्लैक, क्यों, क्योंकि 3/4 थे। 3/4 का मतलब है कि अगर साउथ अफ्रीका में 100 लोग रह रहे हैं तो 100 का 3/4 मतलब लगभग 75 लोग जो हैं वो ब्लैक्स थे, तो इसका मतलब माइनॉरिटी तो थी नहीं, ये भी गलत हो गया। तो बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजॉरिटी, तो आपका यही सही है। ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था, विवाद चल रहा था आपका साउथ अफ्रीका में, किसके बीच, कलर्ड माइनॉरिटी, जो कलर्ड थे जो रूल कर रहे थे उनकी संख्या कम थी, और जो वहां पर जिनके ऊपर रूल कर रहे थे जो वहां के ब्लैक्स थे, जो वहां के नेटिव थे, जो वहीं से बिलोंग करते हैं, उनकी संख्या ज्यादा थी और इन पर रूल किया जा रहा था इनके द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव, तो कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा प्रोविजन नहीं होता है। पढ़ते हैं, पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, पावर, क्या हेड ऑफ द स्टेट कोई है हमारे यहाँ, हेड ऑफ द स्टेट कोई है, चलो छोड़ते हैं आगे। नेम ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, पावर ऑफ लेजिस्लेचर, नेम ऑफ द कंट्री, तो नेम ऑफ द कंट्री तो है, इंडिया का नाम है ना। पावर ऑफ लेजिस्लेचर, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर का मतलब है राज्यसभा विधानसभा, इनके पास पावर भी है। अब उसके बाद नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ये तो चल जाएगा क्योंकि हाँ कोई होता है जिसके पास पावर होती है, मैंने कहा पीएम, पर क्या डिसाइड है कि उसका नाम क्या होगा, नेम ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, तो नहीं। तो इसका मतलब है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ने नेम नहीं लिखा है कि नहीं भैया इनका लड़का ही राजा बनेगा या इनका लड़का ही पीएम बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, नाम कहीं नहीं लिखा है, कोई भी हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, तो यही नहीं है आपका, तो बी आपका इसका सही आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं मैच द फॉलोइंग्स के, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, मैंने आपको जो जो पढ़ाया पहले, जो आपको दिमाग में, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अलग अलग आपको जितने भी लोग थे, जो आपके उतने समय जो गवर्नमेंट बन रही थी, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उतने समय जो लोग थे जिस पद पर थे, मतलब जिस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते थे, और इतने समय जो लोग हैं, उन दोनों को आप अगर एक साथ लिख लेंगे तो दोनों चीजें आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। पर चलिए जितना याद है आपके उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो नाम है मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू का मैंने आपको 1928 से संबंधित बताया है कि मोतीलाल नेहरू और 8 अदर लीडर्स जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट मतलब सेव करके रख लिया था, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू लिखा है प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928, तो ए का आपका ये सही मिलाप हो जाएगा, तो आपको एक मिल गया सही। उसके बाद भीमराव अंबेडकर, मैंने कहा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, तो मैंने आपको किताब में नोट पॉइंट में बताया है कि ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। तो भीमराव अंबेडकर कौन है, तो भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, मतलब एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनी थी जिसके द्वारा पूरे संविधान को बनाकर रखा जा रहा था, उसके चेयरमैन कौन थे, आपके भीमराव अंबेडकर। राजेंद्र प्रसाद, ये भी मैंने आपको वहां पे नोट पॉइंट में बताया, राजेंद्र प्रसाद कौन है,
तो प्रेसिडेंट ऑफ, पहले आपके प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद से संबंधित हो गया। और सरोजनी नायडू, मैंने कहा मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर कह सकते हैं सरोजनी नायडू सबसे पहली गवर्नर, पहली महिला गवर्नर यूपी की आपकी सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो इसका आपने देखा मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928, बी आर अंबेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सरोजनी नायडू मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इतना आपको दिमाग में रखना है, ये मैचिंग का पॉइंट हो गया। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसी मतलब जो उन्होंने क्या कहते हैं एक तरह से उन्होंने जो स्पीच दी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपने देश को आज़ाद होने के मिडनाइट में, उसके बारे में है, तो उसको छोड़िए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने आपको बताया है और पढ़ाया है कि ये क्या होते हैं, सोवरेन क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, फ्रैटर्निटी क्या होता है और सेकुलर क्या होता है। ठीक है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको दिमाग में रखना। तो पहला है सोवरेन, मैंने बताया सोवरेन का मतलब पढ़ लेते, गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, पीपुल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन, पीपुल शुड लिव लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। तो अगर आप फेवर एनी रिलीजन की, तो ये तो सेकुलर हो गया, तो इसको हटा दीजिए। अगर आप सोवरेन की बात करते हैं तो मैंने कहा कि हमारे देश के लोगों के ही पास, मतलब पीपुल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस, मतलब हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में केवल हमारे देश के लोग के पास ही सुप्रीम राइट है और किसी के पास नहीं है। तो इसका मतलब सोवरेन का मतलब होता है कि जो भी अगर आपका मैटर होता है तो सुप्रीम राइट किसके पास है, तो सुप्रीम राइट आपका किसके पास है, सोवरेन कहलाता है, मतलब हमारे देश के लोगों के पास डिसीजन लेने का एक सुप्रीम राइट है। ठीक है, दूसरा बात है रिपब्लिक। अगर रिपब्लिक की बात करते हैं तो रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। अगर रिपब्लिक है, हमारा गणतंत्र है, तो हमारे देश का जो हेड होगा, जो पीएम है, वो क्या है, चुनाव होकर आता है, मतलब इलेक्ट होकर आता है, राजा का बेटा राजा बनकर नहीं आता है। तो सोवरेन में कहा पहला ए का ये सही हो गया। अगर बी की बात करते हैं तो रिपब्लिक की अगर बात करेंगे, हेड ऑफ द स्टेट एज एन इलेक्टेड पर्सन, तो बिल्कुल ये आपका बी का सही हो गया। फ्रैटर्निटी की बात करते हैं, फ्रैटर्निटी का मतलब है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं सब भाई बहन की तरह रहेंगे, तो सी का आपका ये सही हो गया, पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। और बचा सेक्युलर, सेक्युलर में हमारे यहाँ कोई भी रिलीजन आपका ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और हमें सभी रिलीजन को फेवर देना है, तो ये आपका ये सही हो गया। तो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिसमें आपको मिलान वाले थे, ये आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं, हाउ डिड योर स्कूल सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो सबसे पहला दिमाग में आपको रखना, आपसे पूछा जाता है इन विच डे वी सेलिब्रेट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन को मनाया जाता है, तो मैंने कहा 26 नवंबर आपका क्या मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था पर लागू नहीं हुआ था, तो बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए इस दिन को क्या माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो इतना तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट का मतलब है जो आपको एज एक्सरसाइज क्वेश्चन जानना था वो मैंने आपको बता दिया। अब इस चैप्टर को आप फिर से पूरा पढ़िए, जो मैंने कहा है उसे जरूर करिए। उतने समय के गवर्नमेंट के आपके कौन थे, किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते थे, और इस समय उस मिनिस्ट्री से कौन बिलोंग कर रहा है, मतलब उस मिनिस्ट्री का हेड कौन है। तो ये दोनों चीजें आपको एक बढ़िया सी आपको एक लाइन बना के लिखना है कि उस समय का और इस समय का, ये दोनों अलग अलग। आप एक तरफ लिखेंगे होम मिनिस्ट्री, तो उस समय की होम मिनिस्ट्री किसके पास थी, और इस समय की होम मिनिस्ट्री 2025 डाल के लिखेंगे। ठीक है, 1949 2025 ऐसे डालकर आप लिख लेंगे, तो उस समय का भी याद हो जाएगा और इस समय का भी याद हो जाएगा, जिसको आपका 10th में आपको आसान रहेगा पढ़ना, क्योंकि 10th में जब आप पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपके पहले से दिमाग में रहेगी, तो आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही। कल से हम अपना नया चैप्टर, कल हो सकता है हम आपकी क्लास ना ले पाए क्योंकि कल मेरा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो मैं वो शायद वो देने जाऊं बाहर, तो हो सकता है कल आपकी क्लास ना हो, फिर परसों या नरसों से आपकी फिर उसी तरह लगातार क्लास चलते रहेगी। पढ़ते रहिए आप लोग ध्यान से, ठीक है, मैं पढ़ाता रहूंगा, पर बिल्कुल पढ़ाई जरूर करिए। मेरी पढ़ाई मतलब ये ना हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और व्यर्थ चला जाए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, सभी लोग अच्छे से ध्यान रखिए। गुड नाइट सभी को।